वीरता की कहानियां, शौर्य और बलिदान की अमर कहानियां हजारों बरसों से बच्चों की दोस्त और हमजोली रही हैं। वे खेल खेल में उन्हें बहुत कुछ सिखाती हैं, जो काम गूढ़ बातों और उपदेशों से भरे बड़े बड़े पोथे नहीं कर पाते, उसे नन्ही नन्ही रोचक कहानियां बड़े मजे से कर दिखाती हैं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं ऐसे ही वीरों की अमर गाथा। हिंदी कहानी चमक उठी तलवार। भले ही आज के युग में पहले की तरह तीर और तलवारों से लड़ने की बजाय एकदम अलग ढंग की लड़ाइयां हमारे सामने हैं, पर वे भी तो हमसे उसी तरह के वीरता, त्याग और बलिदान की मांग करती हैं। बिना वीरता, त्याग और बलिदान के कोई भी महान कार्य नहीं किया जा सकता। चमक उठी तलवार कर्नाटक के काकतीय राजवंश की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। वह वीरता और शौर्य में अपनी सानी नहीं रखता था। वीरता की कहानियां हमें देशभक्ति की शिक्षा प्रदान करती है। इसी काकतीय राजवंश में एक सुंदर बालिका ने जन्म लिया तो चारों ओर खुशियों के चिराग जल उठे। बालिका थी भी बड़ी सुंदर और बुद्धिमान, आंखों में निराला तेज। इस सुंदर और तेजस्वी बालिका का नाम रखा गया चेन्नम्मा रानी। चेन्नम्मा इतनी सुंदर और बुद्धिमान थी कि उनके माता पिता और परिवार के सभी लोग उन्हें देखकर मुग्ध होते थे। पर चेन्नम्मा के व्यक्तित्व में बचपन से ही वीरता की छाप थी। वह निडर तो थी ही, साथ ही उसे अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास अच्छा लगता। लोग कहते, अरे यह बालिका तो लड़कों से बढ़कर है। देखना बड़ी होकर यह इस राजवंश को कीर्ति में चार चांद लगाएगी। बड़े होने पर चेन्नम्मा ने एक और घुड़सवारी और युद्धकला सीखी तो दूसरी कन्नड़ और संस्कृत समेत कई भाषाएं सीखीं और उनके साहित्य का अध्ययन किया। यह देखकर सबको अचंभा होता कि सुंदर और तेजस्वी चेन्नम्मा की शस्त्र और शास्त्र दोनों में एक जैसी रुचि है। वह अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से सबको चकित कर देती और जब युद्ध कला के प्रदर्शन का समय आता तो उसका पराक्रम देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। कुछ समय बाद कित्तूर के राजा मल्लसर से चेन्नम्मा का विवाह हुआ। उन दिनों कित्तूर बहुत समृद्ध राज्य था, जिसमें हीरे जवाहरात के बाजार लगते थे। स्वयं मल्लसर्स बड़े बुद्धिमान और उदार राजा थे और प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। मल्लसर्ज अपनी वीर और बुद्धिमान रानी चेन्नम्मा को बहुत प्यार करते थे और उनकी सलाह से ही हर काम करते थे। यहाँ तक कि राजकाज में भी वे उनसे सलाह लिया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद ही कित्तूर के भाग्याकाश पर दुख के काले काले बादल छा गए। हुआ यह कि एक कबार पूना के राजा ने मल्लसर्ज को चालाकी से कैद कर लिया। सीधे सल मल्लसर्ज पूना के राजा की इस कपटचाल को समझ नहीं पाए। कुछ समय बाद कारावास में ही उनकी मृत्यु हुई। चेन्नम्मा के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। उनका हृदय हाहाकार कर उठा। पर दुख और शोक की इस घड़ी में भी उन्होंने धीरज नहीं खोया। अब उन्हें ही पूरी हिम्मत और धीरज से चेन्नम्मा ने निर्णय करने में एक क्षण की भी देर नहीं की। उन्होंने बड़ी रानी रुद्रम्मा के बेटे शिवलिंग रुद्रसर्ज को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं बड़ी कुशलता से राज्य की देखभाल करने लगी। कित्तूर राज्य फिर
पहले की तरह ही तरक्की करने लगा। पर अंग्रेज भला यह कैसे बर्दाश्त करते? उनकी गिद्ध निगाहें कित्तूर पर लगी थी, जिसे वे हर हाल में हड़पना चाहते थे। कुछ समय बाद शिवलिंग रुद्रसर्ज की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों को मौका मिला। उन्होंने कित्तूर को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का फरमान जारी कर दिया। राजा शिवलिंग ने मृत्यु से पहले अपने गोद लिए पुत्र गुरुलिंग मल्लसर्ज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पर छलबल के सहारे अपने राज्य का विस्तार करने वाली अंग्रेजी सत्ता और उसके प्रतिनिधि थेकरे ने यह मानने से इनकार कर दिया। उसने धमकी देते हुए कहा, अब कित्तूर पर रानी चेन्नम्मा को कोई अधिकार नहीं है। हमारी नई नीति के अनुसार कित्तूर पर हमारा चेन्नम्मा नहीं मानेगी तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कित्तूर राज्य के 2 शक्तिशाली सरदार भी अंग्रेजों से जाकर मिल गए थे। इससे अंग्रेजों की हिम्मत और बढ़ गई। पर रानी चेन्नम्मा की वीरता का अभी उन्हें अंदाजा नहीं था। उन्होंने सोचा कि एक स्त्री भला इतनी बड़ी अंग्रेजी सत्ता का मुकाबला करने का साहस कैसे कर सकती है। जल्दी ही थेकरे स्वयं सेना लेकर कित्तूर पहुंचा और उसने चेतावनी दी, रानी चेन्नम्मा आत्मसमर्पण कर दे, वरना किले को नष्ट कर दिया जाएगा। पर थेकरे ने जो सोचा था उससे उल्टा हुआ। उसी समय किले का फाटक खुला और रानी चेन्नम्मा मर्दाना वेश में तलवार लेकर अपने रणबांकुरों के साथ निकली और अंग्रेजी सेना पर प्रलय बनकर टूट पड़ी। अंग्रेज सेना भौचक्की थी। उन्होंने तो सपने में भी यह नहीं सोचा था। रानी चेन्नम्मा मानो दुर्गा बनकर आ गई थी और अपनी लपलपाती तलवार से बड़ी तेजी से दुश्मनों को मौत के घाट उतार रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि रानी चेन्नम्मा युद्धकला और सैन्य संचालन में इतनी दक्ष है। थोड़ी देर में ही अंग्रेज सेना में भगदड़ मच गई। थेकरे मारा गया और देशद्रोही यल्लप्प शेट्टी और वेंकटराव भी मौत की नींद में सुला दिए गए। बहुत से सैनिक और अंग्रेज अधिकारी बंदी बना लिए गए। चारों ओर रानी चेन्नम्मा की वीरता का जयघोष सुनाई देने लगा। पर अंग्रेज चुप कहाँ बैठने वाले थे। थेकरे का युद्ध में मारा जाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और वे जल्दी ही इसका बदला लेना चाहते थे। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने आग बबूला होकर दोबारा कित्तूर पर हमला किया। इस बार डीकन ने कमान संभाली। अंग्रेजी सेना बहुत विशाल थी और चेन्नम्मा के साथ सिर्फ मुट्ठी भर रणबांकुरे सैनिक थे जो देश की मिट्टी के लिए अपने लहू की आखिरी बूंद तक बहाने के लिए तैयार थे। पर रानी चेन्नम्मा के मुट्ठी भर सैनिकों ने इस विशाल अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी थी। चारों ओर चेन्नम्मा की वीरता का जय जयकार हो रहा था। अंग्रेजों को यह सहन नहीं हुआ। इस युद्ध के कुछ ही समय बाद रानी चेन्नम्मा अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अंग्रेजों ने फिर अपने शक्ति इकट्ठी करके विशाल सेना और भारी तोपखाने के साथ कित्तूर पर हमला बोल दिया। इस बार भी भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कुछ सरदारों की गद्दारी के कारण रानी चेन्नम्मा बंदी बना ली गई। बंदीगृह की भीषण यातनाएं झेलते हुए 21 फरवरी 1829 को उन्होंने आखिरी सांस ली। रानी चेन्नम्मा वीरता की
अद्भुत मिसाल थी, जिन्होंने साबित कर दिया कि देश की स्वतंत्रता और मान को ऊंचा रखने के लिए भारत की नारियां भी रणचंडी बनकर दुश्मनों से जूझ सकती हैं और उनके हृदय दहला सकती हैं। उन्होंने वीर सिंहनी की तरह अंग्रेजी सेना को जिस तरह छकाया, उससे पूरे देश में देशभक्ति और स्वाभिमान की लहर पैदा हुई। इसीलिए इस वीर रानी के बलिदान की अमर कथा आज भारत भूमि के चप्पे चप्पे में सुनाई देती है। वीरता की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों से इतनी जबरदस्त मुठभेड़ की थी और उनके इस तरह छक्के छुड़ाए कि स्वयं अंग्रेज सेनानायक इस महान वीरांगना की तलवार का जौहर देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। यहां तक कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भी इस महान वीरांगना को बड़े आदर और सम्मान से याद किया है। शिक्षा। इन कहानियों को पढ़ते हुए बाल पाठकों को समझ में आएगा कि वीरों के शौर्य और बलिदान की इन सच्ची गाथाओं ने उनके भीतर भी कुछ नया कर गुजरने तथा जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी हंसकर मुकाबला करने का जज्बा पैदा कर दिया है। 2 हिंदी कहानी जीजाबाई का सपना। माँ जीजाबाई अपने छोटे से बेटे को रोज कहानियां सुनाती थी। वे कहानियां ध्रुव, प्रहलाद और अभिमन्यु की थी, भारत के उन महान वीरों और रणबांकुरों की भी, जिनके शौर्य और वीरता ने एक नया इतिहास रचा। वह बालक भी उन्हें सुनता है और माँ से होकर बड़े बड़े काम करूंगा, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़कर देश को स्वाधीन करूंगा। शाबाश बेटे, माँ के होठों से निकलता है और आंखों से अपने नन्हे पुत्र के लिए मता बरसने लगती है। माँ, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नन्हा सा बेटा पूछता है। पूरा यकीन है बेटे, इसीलिए तो तुझे मैं रोज देश के महान लोगों की कथाएं सुनाती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तू एक दिन भारत भूमि को स्वाधीन करके इसके गौरव की रक्षा करेगा। महाराष्ट्र में शिवनेरी के पहाड़ी किले में जन्मा था यह वीर बालक। माँ जीजाबाई ने शिवा भवानी से बेटे की कामना की थी, इसलिए बेटे का नाम शिवा रखा गया। शिवाजी के पिता शाहजी ने तुकाबाई मोहते के साथ दूसरा विवाह कर लिया था और उसके साथ वे नई जागीर में रहने लगे थे। जीजाबाई अपने बेटे शिवा को लेकर पूना के निकट एक छोटी सी जागीर में रहने के लिए आ गईं। शाहजी ने दादाजी कोंडदेव को इस जागीर के प्रबंध का जिम्मा सौंपा। दादाजी बड़े वीर और बुद्धिमान थे। उन्होंने पूना में जीजाबाई के रहने के लिए लाल महल बनवाया और कुशलता से जागीर का प्रबंध संभालने लगे। दादाजी ने ही मुगलों के खिलाफ लड़ने का अपार साहस भरा। उन्होंने ही शिवा को व्यूहरचना सिखाई और छापामार लड़ाई से दुश्मन करने की रणनीति भी। अब तो शिवा के भीतर नया जोश जाग गया। देश और जननी के लिए कुछ करने की आकांक्षा करवट लेने लगी। जैसे जैसे शिवाजी बड़े हुए, उनके भीतर यह संकल्प और भी मजबूत होता गया कि अपना तन धन सब कुछ समर्पित करके हमें इस महान देश की स्वतंत्रता, गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी। देश की रक्षा के लिए जीवन भर
लड़ने और अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले वीरों की सेना बनाकर अपना अभियान शुरू करना होगा। और जल्दी ही उन्होंने ऐसे तरुणों को इकट्ठा कर लिया जिनकी रग रंग में देश के स्वाभिमान की लहर हिलोरे लेती थी और वह निरंतर उन्हें देश पर मर मिटने की प्रेरणा देती थी। जल्दी ही शिवाजी ने अपनी छोटी सी लेकिन बड़ी ही लड़ाकू सेना बना ली। उन्होंने समझ लिया था कि भारतीय जनता को हीनता से उबारकर उसमें आत्मबल का संचार करने और उसे ऊंचे आदर्शों की राह पर ले जाने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना बहुत जरूरी है। बस अब वे प्राण प्रण से इसी योजना में जुट गए और जल्दी हो सामरिक महत्व के कुछ छोटे पहाड़ी किले उन्होंने जीत लिए। इससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। माता जीजाबाई का आशीर्वाद उनके साथ था। बड़े वीर और जुझारू साथी उन्हें मिल गए थे। मन में नई हिलोरे थी। फिर भला उन्हें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता था। फिर दादा कोंडदेव का बड़ा ही कुशल मार्ग निर्देशन पग पग पर मिलता था। दादाजी कोंडदेव पिता के समान ही प्यार से उन्हें युद्ध और राजनीति की शिक्षा देते थे। इससे शिवाजी के भीतर साहस और सूझबूझ पैदा हुई। उन्होंने युद्ध लड़कर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया। पूना जिले में तब कोली लोग रहते थे जो लूटपाट और डकैती करते थे। दादाजी ने धीरे धीरे इन्हें युद्ध और देशभक्ति की शिक्षा दी और यही लोग पहल शिवाजी के सैनिक बने। शिवाजी ने मावले लोगों की ऐसी वीर सेना बना ली जो हर खतरे से सकती थी। वे दुश्मन के किले में घुसकर ऐसी मारकाट मचाते कि वे लड़ भौचक्के होकर भाग खड़े होते और दुर्ग पर शिवाजी का झंडा लहराने लगता। लोग कहते, शिवाजी से जीतना आसान नहीं है। उन्हें तो सचमुच शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त है और वही उनकी रक्षा करते हैं। शिवाजी अपने सैनिकों से बहुत प्रेम करते थे और उनके हर सुख दुख की परवाह करते थे। इसलिए सैनिक शिवाजी पर जान छिड़कते थे। विजयपुर राज्य की हालत बिगड़ने पर शिवाजी ने अपने वीर सैनिकों की मदद से तोरणा किला जीता और उसका नाम राजगढ़ रखा। कुछ समय बाद दादाजी का देहांत हो गया। उन्होंने मरते समय शिवा को आशीर्वाद दिया, भवानी ने जो तुम्हें मार्ग दिखाया है उसी पर चलो, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। इसके बाद शिवाजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कोंढाना किला जीता और उसका नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। बाद में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के पिता शाहजी को कैद कर लिया तो शिवा को उन्हें छुड़ाने के लिए बीजापुर सुल्तान के साथ संधि करनी पड़ी। बदले में उन्होंने बंगलुरु, कोंढाना और कंदपी के किले सुल्तान को सौंप दिए। पर कुछ समय शांत रहने के बाद शिवा दूने जोश से अपने अभियान में जुट गए। एक ने जीते और अपने राज्य का दूर दूर तक विकास कर लिया। बीजापुर सुल्तान ने अफजल खां को उन्हें परास्त करने भेजा। अफजल खां के पास बड़ी विशाल सेना थी, पर शिवाजी जरा भी नहीं डरे। उनकी सेना का एक एक वीर सैनिक शेर था, जो सैकड़ों पर भारी था। दुष्ट और धोखेबाज
सरदार अफजल खां भी यह बात जानता था कि शिवाजी को युद्ध में हराना उसके बस की बात नहीं है। लिहाजा वह छल और कूटनीति से उन्हें मारना चाहता था। उसने संधि और बातचीत की पेशकश की। शिवाजी अच्छी तरह जानते थे कि अफजल खां के मन में क्या है। वह धोखे से उनका वध करना चाहता था, पर शिवाजी भी पूरी तरह सतर्क थे। वे बघनखा पहनकर गए थे। जैसे ही उन्हें अफजल खां के बुरे इरादे का पता चला, उन्होंने बघनखे से उनका पेट फाड़ दिया और चतुराई से बचकर निकल आए। इससे शिवाजी की चतुराई और कूटनीतिक कुशलता की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। हर ओर शिवाजी की वीरता और साहस की कहानियां फैल गई। शिवाजी में भारतीय संस्कृति की रक्षा करने और मातृभूमि को स्वतंत्र करने का भाव जगाने वाले समर्थ गुरु रामदास की प्रेरणा और आशीर्वाद शिवाजी के लिए मानो रक्षा कवच बन गया था। उन्होंने शिवाजी को आशीर्वाद देते हुए कहा था, तुम देश की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हो, इसलिए मां भवानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारा बाल बाका नहीं होने देंगी और सचमुच बड़े से बड़े खतरों से बचकर वे सकुशल बाहर निकल आए। हालांकि शुरू में समर्थ गुरु रामदास उन्हें बड़ी मुश्किलों से मिले। शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास की तेजस्विता के बारे में सुना तो उनसे मिलने के लिए विकल हो उठे, पर स्वामी रामदास भी उनकी परीक्षा ले रहे थे। वे उनके सामने आते ही न थे। तब शिवाजी ने प्रतिज्ञा की, जब तक समर्थ गुरु रामदास के दर्शन न कर लूंगा, तब तक मैं भोजन ग्रहण न करूंगा। आखिर शिवा की विकलता जानकर गुरु रामदास ने उन्हें दर्शन दिए। शिवा अपना सब कुछ त्याग कर गुरु जी की सेवा करना चाहते थे। तब गुरु रामदास ने उन्हें प्यार से फटकारते हुए कहा, तो क्या इसीलिए तुम मेरे पास आए हो? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम देश और प्रजा की रक्षा करना है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उसे याद करो और अपना कर्तव्य पूरा करो। इससे शिवाजी के मन में नया जोश पैदा हुआ और उन्हें अपना कर्तव्य दिखाई देने लगा। एक बार समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी से कहा, शिवा, आज तुमसे भिक्षा मांगता हूं। दे, तू मुझे जो भी दे सकता है। शिवाजी बोले, गुरुदेव, मैं तो अकिंचन हूं। वह तो आपका दिया हुआ ही है। स्वराज्य का सपना भी आपने ही मुझे दिखाया। एक छोटा सा राज्य मेरे पास है, इसी को मेरी तुच्छ भेंट या भिक्षा समझ ले। इतना कहकर शिवा ने अपना सारा राज्य ही एक कागज पर लिखकर उनके दान पात्र में डाल दिया। इस पर गुरु रामदास ने मुस्कराकर कहा, ठीक है शिवा, आज से यह राज्य मेरा हुआ। तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर इसका प्रबंध संभालो। शिवाजी ने तभी से अपने झंडे का गिरवा कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि यह राज्य गुरु रामदास का है और मैं तो उनका एक सेवक मात्र हूं। औरंगजेब ने शिवाजी की शक्ति को निरंतर बढ़ते हुए देखा तो महाराज जयसिंह को उन्हें पराजित करने के लिए भेजा। जयसिंह के समझाने पर शिवाजी अपने बेटे के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा गए, पर औरंगजेब ने उनका अपमान किया और एक कोठरी में बंद करवा दिया। पर इस महान शेर को पिंजरे में कैद करना
आसान न था। शिवाजी ने बीमार होने का बहाना बनाया। फिर धीरे धीरे समाचार आने लगे कि शिवाजी अब स्वस्थ हो रहे हैं। इस खुशी में उन्होंने फलों के टोकरे बाहर भिजवाए। उन्हीं बड़े बड़े टोकरों में छिपकर वे बेटे समेत किले से निकल आए। फिर घोड़े पर बैठकर बिजली की सी तेजी से अपने राज्य में जा पहुंचे। पक्का रह गया। जिस समय शिवाजी हिंदू रीति से राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने दलबल के साथ रायगढ़ में जुलूस निकाला। आगे आगे हाथी पर भगवा झंडा था। यह वास्तव में समर्थ गुरु रामदास के वस्त्र का ही एक टुकड़ा था। शिवाजी ने इसी को प्रतीक रूप में अपना ध्वज बनाया। कुछ वर्ष बाद ही इस महान देशभक्त योद्धा का निधन हुआ, पर उन्होंने एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना करके भारत के गौरव को फिर से ऊंचा उठाने का जो संकल्प किया था, उसे बहुत कुछ अपने सामने पूरा होते देख लिया। उनका स्मरण करते ही मन में वीरता की लहर पैदा हो जाती है। अगर शिवाजी की तरह ही देश के लिए कुछ करने का भाव हो, तो हमारा देश फिर से अपने पुराने गौरव और वैभव को हासिल कर सकता है, जबकि सारी दुनिया इसे सोने की चिड़िया कहकर पुकारती थी। नंबर 3, वीरता की कहानी। हल्दी घाटी का महान योद्धा चाहे अपने प्राणों को भी दांव पर क्यों न लगाना पड़े, पर मैं इस देश की धरती की इज्जत पर किसी को बट्टा नहीं लगाने दूंगा। मैं मर जाऊंगा, पर अकबर के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। उसे भी तो पता चले कि इस देश के राजपूत कितने पानीदार हैं। यही तो मेरे दादा राणा सांगा ने कितनी ही बार दुश्मनों को धूल चटाई, और अब मैं मुगल सम्राट अकबर को यह बता दूंगा कि असली राजपूत वे नहीं हैं जिन्होंने उसके आगे सिर झुकाकर अपना स्वाभिमान बेच दिया। असली राजपूत तो वे हैं जो अपने रक्त की आखिरी बूंद भी इस धरती पर भेंट चढ़ाते हैं। राणा प्रताप मेवाड़ की पहाड़ियों के बीच एक छोटे से पथरीले मैदान में टहल रहे थे, जिसे चारों ओर से घने पेड़ों और विशाल चट्टानों ने ढक रखा था। उनके भीतर तेज अंधड़ चल रहा था, और इसका एक कारण यह भी था कि राजा मानसिंह उनसे मिलने आने वाले थे। मानसिंह ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी और अब अकबर के राजनीतिक दूत बनकर ही उनसे बात करने आ रहे थे। मानसिंह यहाँ आकर कौन सी बात चलाएंगे और हितैषी होने की आड़ में उन्हें कैसी सलाह देंगे, यह राणा प्रताप पहले ही जान चुके थे। ओह, कितना कठिन समय है यह! राणा भीतर बहुत उद्वेलित थे। अकबर ने शिवपुर, कोटा, चित्तौड़ जैसे शक्तिशाली किलों पर अधिकार कर लिया है। इस देश की धरती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मातृभूमि सिसक रही है, और जिन्हें इस दुख और पराधीनता की घड़ी में उठकर एक साथ जवाब देना चाहिए था, वे जैसे नशे में धुत हैं। लेकिन ऐसे में ही तो एक सच्चे देशभक्त की परीक्षा होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेवाड़ को अकबर के कब्जे में नहीं जाने दूंगा। मेवाड़ की रक्षा के लिए मैं अपना सर्वस्व बलिदान कर दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र न होगा, मैं न राजमहलों में वास करूंगा, न कोमल शैया पर सोऊंगा, और न कोई उत्सव मनाऊंगा। चाहे सागर अपनी मर्यादा छोड़ दे,
हिमालय, गौरव और सूरज तेज छोड़ दे, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। मानसिंह को अभी पता नहीं कि सच्ची वीरता क्या होती है। उसे तो शायद यह भी नहीं पता कि मेवाड़ के पर्वत ही क्यों राणा प्रताप के महल और दुर्ग बन गए हैं। घास की रोटी खाकर भले ही गुजारा करना पड़े, पर मैं मेवाड़ की आन बान को झुकने नहीं दूंगा। मेवाड़ के स्वाभिमान को बचाए रखने का मेरा युद्ध जीवन की आखिरी सांस तक चलता रहेगा। राणा का क्रोध बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर में ही सेवक ने आकर संदेश सुनाया कि मानसिंह उनसे मिलने आए हैं। राणा प्रताप का मानसिंह से मिलने का बिल्कुल मन नहीं था, पर मानसिंह उनके संबंधी थे, इस नाते कुछ तो शिष्टाचार निभाना था। इसलिए उनके आने का संदेश सुनकर वे उनसे मिलने के लिए उदय सागर झील तक आए। मानसिंह राणा प्रताप से बड़े प्रेम से मिले, फिर समझाया, मैं आपकी भलाई की ही बात कह रहा हूं प्रताप। आपको बादशाह अकबर से एक बार भेंट जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अकबर उदार तथा हिंदुओं का सम्मान करने वाला है। आपका वह जरूर आदर करेगा। और इस मातृभूमि की भलाई की बात कौन सोचेगा? कौन इस देश की धरती के स्वाभिमान की बात सोचेगा? वीरता की महान परंपरा वाली देश की धरती आज बेहाल होकर सिसक रही है। उसके बारे में कौन सोचेगा? कहते कहते राणा के चेहरे से जैसे लपटें निकलने लगी। देखकर मानसिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी उन्होंने एक कोशिश और की। राणा प्रताप को अकबर की ताकत से डराना चाहा। उन्होंने अपने स्वर को थोड़ा मुलायम बनाते हुए कहा, देखो, मेरा काम समझाना था प्रताप, वह मैंने कर दिया। अकबर के बल का अभी आपको अंदाजा नहीं है कि वह क्या कर सकता है। अगर आप सर्वनाश को ही आमंत्रित मैं मृत्यु से नहीं डरता और इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में मुझे खुशी होगी। पर जरा बताइए, अकबर आज अगर इतना बलवान है तो उसे ऐसा बनाने में क्या आपके समर्पण में कोई भूमिका नहीं निभाई? अगर सभी राजपूत मिलकर टक्कर लेते तो क्या अकबर को परास्त करके अपनी मातृभूमि को स्वाधीन करना इतना मुश्किल था? पर अकबर चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, उसे मैं मेवाड़ की धरती को आक्रांत नहीं करने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी बलिदान करना पड़े। आपको शायद पता नहीं कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेवाड़ को अकबर के कब्जे में नहीं जाने दूंगा। मेवाड़ की रक्षा के लिए मैं अपना सर्वस्व बलिदान कर दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र न होगा, मैं न राजमहलों में वास करूंगा, न कोमल शैया पर सोऊंगा और न कोई उत्सव मनाऊंगा, चाहे सागर अपनी मर्यादा छोड़ दे, हिमालय गौरव और सूरज तेज छोड़ दे, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। क्या इसके बाद भी आप कहेंगे कि मैं आप ही की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूं और उसका मुसाहिब बनकर रहूं? सुनकर मानसिंह भौचक्के रह गए। फिर उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया। राणा प्रताप को लोग मेवाड़ का सिंह कहते थे। आज उन्होंने जान लिया कि यह सिंह कैसा है और उसकी गर्जना से कैसे भीतर
हलचल मच जाती है। बाद में भोजन के समय राणा प्रताप खुद मानसिंह के साथ भोजन करने नहीं आए तथा अपनी जगह बेटे को भेज दिया। मानसिंह सब समझ गए। उन्हें यह अपना अपमान लगा। बोले, प्रताप, अब तुम्हारा मानमर्दन न करूं तो मेरा नाम मानसिंह नहीं। प्रताप बोले, अगली बार तुम्हारा स्वागत युद्ध के मैदान में अपनी तलवार से करूंगा। कुछ समय बाद अकबर ने मानसिंह को राणा प्रताप पर आक्रमण करने भेजा। साथ में विशाल सेना थी। हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। राजपूतों का जौहर देखकर मुगल सैनिक हक्के बक्के थे। मानसिंह के हाथी पर हमला किया। इससे उसे चोट आ गई। जब महाराणा प्रताप लौट रहे थे, कुछ मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया। राणा का घोड़ा घायल हो चुका था। मुगल सैनिक अच्छा मौका देख राणा प्रताप को घेर लेना चाहते थे। इनमें राणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह भी था, जो अब अकबर से जाकर मिल गया था। शक्ति सिंह ने भी परिस्थिति भांप ली थी। उसने तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाकर मुगल सैनिकों को खत्म कर डाला और भैया कहते हुए महाराणा प्रताप के गले से जा लगा। दोनों की आंखों से आंसू बरस रहे थे। राणा प्रताप चाहते थे कि शक्ति सिंह हमेशा के लिए उनका साथ दे, पर शक्ति सिंह अपनी जगह मजबूर था। उसने चेतक के न रहने पर राणा प्रताप को अपना घोड़ा दे दिया और खुद मुगलों की सेना में लौट आया। इसके कुछ समय बाद की बात है। एक बार राणा प्रताप की छोटी बेटी को भूख लगी तो महारानी प्रभामी ने उसे घास की रोटी बनाकर दी। एक वनविलाव उसे छीनकर भाग गया तो भूखी बच्ची रो पड़ी। उसकी यह हालत देखकर राणा प्रताप की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसी समय उन्होंने अकबर को संधि पत्र लिख भेजा। उसे पाकर अकबर फूला न समाया, पर पृथ्वी सिंह जैसे राजपूतों को लगा जैसे हिमालय पृथ्वी पर झुक गया है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे तो लगता है कि यह शत्रु का धोखा है। राणा प्रताप की लिखाई मैं भली भांति पहचानता हूं। ये उनके दस्तखत नहीं है। मैं एक पत्र भेजकर उनसे सत्यापन करवा लेता हूं। इसके बाद पृथ्वी सिंह ने प्रताप के पास जो पत्र भेजा, उसमें वीरता के ऐसे भावों के साथ महाराणा प्रताप को याद किया गया है कि पढ़ते ही वे फड़क उठे। सोया सिंह मानो जाग उठा हो। बोले, पृथ्वी, तुम्हारे पत्र का उत्तर मैं तलवार से दूंगा। उन्होंने भामाशाह के दिए हुए धन से फिर से अपनी सेना संगठित की और युद्ध की तैयारियों में जुट गए। जीवन भर युद्ध करने के बाद भी राणा प्रताप अपनी आंखों के सामने मातृभूमि की स्वतंत्रता के अपने स्वप्न को साकार होते न देख सके। वे मृत्यु शैया पर पड़े थे, पर चिंता देश की थी। उन्होंने मरने से पहले अपने पुत्र अमर सिंह से प्रतिज्ञा करवाई कि वह देश को स्वतंत्र करने की उनकी प्रतिज्ञा को जीजान से पूरा करेगा। मेवाड़ का यह सूर्य अस्त हो गया, पर उसकी लाली से आज भी आसमान लाल है और उसकी याद आज भी हमारे भीतर सच्ची वीरता की लहर पैदा कर देती है। वीरता की कहानियां समाज में ऐसे ही जोश भर देती है। प्यारे दोस्तों,
इन कहानियों में उन वीरतापूर्ण युद्धों की ललकार और तलवारों की झनकार भी सुनाई देती है जिनके साथ वीर शिवा और राणा प्रताप जैसे भारत के महानायकों की अमर गाथाएं जुड़ी हैं। साथ ही देश की आज़ादी के लिए जान हथेली पर लेकर लड़ने और हंसकर फांसी का फंदा चूमने वाले उन शहीदों की महान गाथाएं भी इनमें समाई हुई हैं, जिन्हें याद करते ही हमारी आंखें भीग जाती हैं और सिर आदर से झुक जाता है। इन्हें पढ़ते हुए मन रोमांचित हो उठता है। सच तो यह है कि असंख्य बिजलियों जैसे अपने असाधारण शौर्य से नए युग का इतिहास तथा वीरता और साहस की नई कहानियां लिखने वाले इन महान वीरों के पराक्रम के कारण ही आज हम आजाद हैं और स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। इस देश की आजादी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वाले महान वीरों ने कितना त्याग और कुर्बानी दी तथा बेशुमार तकलीफें झेलकर भी अपने फौलादी संकल्प से इतिहास की धारा को कैसे मोड़ा, इसे याद करते ही मन में जोश और भावनाओं का तूफान उठने लगता है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियां मिलती रहेंगी। यदि स्टोरी पसंद आई तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी शिक्षाप्रद और रोचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। नमस्कार।